Hello students, welcome to Geography Guru channel. This is our third episode of class 10th Political Science chapter number 2 फेडरलिज्म संघवाद। ये हमारा तीसरा और लास्ट एपिसोड रहने वाला इस चैप्टर का संघवाद। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा संघवाद क्या होता है, संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, संघवाद कितने प्रकार का होता है। फिर हमने जो सेकंड एपिसोड था, पिछला एपिसोड था, उसमें हमने जाना कि भारत में संघ व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे कह सकते हैं कि भारत एक संघीय देश है, शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा कैसे किया गया है, ये सब कुछ हमने पढ़ चुके हैं। हमारा जो लास्ट एपिसोड है इसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर के, राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को देना। तो स्थानीय सरकार क्या है, स्थानीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या बदलाव आए, 1992 से पहले कैसी थी और उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम विकेंद्रीकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि ये विकेंद्रीकरण टर्म क्या है। विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन इसको हम कह सकते हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। थोड़ा सा अगर इस शब्द को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रीकरण वी प्लस केंद्रीकरण, यानी कि केंद्रीकरण का अपोजिट होता है ये सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है जब शक्तियां एक हाथ में केंद्रित हो, एक ही संस्था के पास केंद्रित हो, और जब वही शक्तियां बांट दी जाती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। सत्ता का, शक्तियों का बंटवारा है ये। तो विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियां एक से लेकर के अन्य सरकारों को दे देना। तो यहाँ पर हम जो टर्म की बात करें कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर के किसको दे दी गई, स्थानीय सरकारों को, तो इसे हम बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ओके, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। अब थोड़ा सा और जानेंगे इसको, सत्ता के विकेंद्रीकरण को, कि सत्ता का जो केंद्रीकरण किया गया था उसमें हालांकि हमने स्थानीय सरकार का गठन बहुत पहले कर दिया था। राजस्थान पहला राज्य था जहां पर पंचायतों का गठन किया गया था या स्थानीय शासन व्यवस्था उसको लागू किया गया था, लेकिन 1992 से पहले ये इतनी प्रभावशाली नहीं थी। चलिए जानते हैं कि 1992 से पहले स्थानीय सरकार के क्या हाल थे। तो 1992 से पहले जो स्थानीय सरकार थी, ये सरकारें सीधी राज्य सरकारों के अधीन थी। स्थानीय सरकारें, इनके नियमित चुनाव नहीं होते थे, यानी कभी हो गए तो 5 वर्षों से हो गए, 6 वर्षों से हो गए, कई बार 15 वर्षों तक भी सरपंच बने रहते थे। आप अगर पता करोगे तो पता चलेगा। तो ये चुनाव इनके नियमित नहीं होते थे, ये सरकार जो थी वो राज्य सरकारों के अधीन होती थी। तीसरा ये कि इनके पास आय के कोई साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, इनके पास कोई आय नहीं थी। और चौथा ये था कि इनके पास अपनी कोई शक्तियाँ नहीं थी, यानी कि 1992 से पहले ना तो इनके पास कोई शक्तियाँ थी, ना आय के साधन थे, ना समय से चुनाव होते थे। सब कुछ एक दिखावा भर था, ना मात्र की स्थानीय सरकारें होती थी, तो ये प्रभावशाली नहीं थी। ओके, लेकिन 1992 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। हमारे संविधान में संशोधन किया गया और उस संशोधन में क्या हुआ, चलिए पता लगाते हैं। तो 1992 के बाद वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान संशोधन करके लोकतंत्र में ये जो तीसरा सत्र है उसको ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि 1992 के बाद स्थानीय सरकारों में क्या बदलाव आए, या 1992 के संविधान संशोधन के प्रावधानों के बारे में आप क्या जानते हो। तो 1992 के संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया, इसको एक एक करके हम समझते हैं। पहली जो प्रभाव था वो ये था कि अब इन स्वशासी स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, नियमित रूप से चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता हो गया। यानी कि अब अनिवार्य कर दिया गया कि चुनाव है वो नियमित समय पर होंगे। 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष, ना कम ना ज़्यादा। तो पहली चीज़ कि अब निश्चित कर दिया गया कि इनके चुनाव निश्चित समय पर होने अनिवार्य होंगे। दूसरा जो बदलाव किया गया वो ये था कि इसमें एसटी या एससी, एसटी और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि इसमें शेड्यूल
कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियाँ, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई स्थानीय शासन में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था। तीसरा था 1/3 जो पद हैं स्थानीय शासन में वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। आप देखते होंगे कुछ गाँवों में जो सरपंच बनते हैं महिलाएं बनती है। अब महिलाएं बनती हैं मतलब बनती है, सारे कैंडिडेट चलो बन गए, लेकिन आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सारे कैंडिडेट ही फीमेल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आरक्षण में 1/3 जो सीटें हैं वो केवल और केवल वहाँ पर महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती है, 1/3 33% के आसपास, इसलिए वहाँ पर महिलाएं चुनाव लड़ती है। तो ये भी एक बड़ा कदम था ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, ताकि महिलाएं हैं वो राजनीति में आ सके, ताकि महिलाएं हैं वो डिसीजन मेकर की इस पोजीशन में आ सके। तो ये भी एक बड़ा कदम उठाया गया कि 1/3 पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। कब? 1992 के संविधान संशोधन के तहत। इसके लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया, वो कदम था कि हर पंचायत और नगर पालिका जो चुनाव है उनको करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। यानी पहले ये था कि केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके ऊपर ही इसका भार था, इसके कारण वो चुनाव नियमित समय पर नहीं हो पाते थे। अब राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया और इस चुनाव आयोग का कार्य है पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है उनके चुनाव करवाना। तो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। इसके साथ साथ राज्य सरकारों को अपने राजस्व यानी कि आय की और शक्तियों का कुछ हिस्सा, कुछ शक्तियां हैं वो स्थानीय सरकारों को देना पड़ा। यानी कि अब उनके पास अपनी शक्तियां प्राप्त हो गई, कुछ आय के साधन हो गए, अब वास्तव में स्थानीय सरकार है वो कुछ कर सकती थी। तो ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए कब? 1992 की संविधान संशोधन के तहत। तो इससे और अधिक प्रभावशाली हो गया स्थानीय शासन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको कीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि गाँव में और शहरों में स्थानीय सरकार होती कैसे है। थोड़ा सा समझने में इसको नॉलेज बेस पे आप ले सकते हो, एनसीईआरटी का पार्ट इतना डीपली नहीं जाने वाला। तो गांव में जो स्थानीय सरकार होती है उसको हम पंचायती राज बोलते हैं। आपने इसी नाम से सुना होगा, पंचायत बोलते हैं उसको। तो पंचायती जो राज है उस नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये लोकल गवर्नमेंट, इसमें ग्राम पंचायत होती है पंचायती राज में। ये पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली एक परिषद होती है। पूरा गांव है, उसके जितने भी वोटर होते हैं, वोटर कौन होते हैं, कौन वोट डाल सकता है? जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है, जो भारत का निवासी है और जो पागल या दिवालिया नहीं है, वो अपना नाम दर्ज करवा सकता है और वो वोट डाल सकता है। तो वो पूरे गांव के जो लोग हैं जिसका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में है वो एक सरपंच को चुनते हैं। इसके अलावा पूरे गांव को कुछ वार्डों में बांटा जाता है, वहाँ से पंचों को चुना जाता है जो एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं सरपंच के साथ। तो ग्राम पंचायत ये पहला लेवल होता है स्थानीय सरकार में, जो एक गांव से एक सरपंच और कुछ पंच चुने जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो लेवल होता है यानी कि त्रिस्तरीय होती है पंचायती राज है, उसमें पंचायत समिति होती है। कई गांवों की पंचायत मिलकर के एक पंचायत समिति का गठन करते हैं। आमतौर पे 3 गांवों की, अगर गांव का आकार छोटा है तो 4 गांवों की जो लोग हैं वो मिलकर के एक पंचायत समिति को भी चुनते हैं। ब्लॉक इसको समिति भी बोल सकते हैं, उसको चुनते हैं। उसके बाद जिला परिषद होते हैं, आपने ये भी चुना है। सभी जो लोग हैं वो जिला परिषद के लिए कई गांवों से जनसंख्या के आधार पे होता है, मिलकर के एक पार्षद का चुनाव करते हैं और पार्षद हैं उनमें से किसी एक को चुना जाता है। वो जिला पार्षद जो जिला परिषद है उसका चेयरमैन होता है। वो कोऑर्डिनेट करता है पंचायत और इन जो ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति है इनके बीच में। तो ये 3 लेवल होते हैं, यानी कि एक जो गांव है वहाँ पर 3 प्रकार की स्थानीय सरकार होती है। गांव की बात करें तो वहाँ पे पंचायत है, ब्लॉक लेवल है जो 3 या 4 गांव के ऊपर है, फिर लगभग 10-12 गांव के ऊपर जिला पार्षद होंगे। तो इस तरीके से पंचायत समिति या फिर पंचायत या जिला परिषद है, इसके तहत 3 लेवल की एक स्थानीय गवर्नमेंट है वो सेट की जाती है जो वहाँ के विकास के लिए जिम्मेवार होती है। तो ये पंचायती राज होता है। अब हम शहरों के पंचायती राज की थोड़ी सी बात करेंगे कि शहरों में कैसा होता है, नगरों में पंचायती राज कैसे होता है, शहरों की स्थानीय सरकार कैसे होती है। जैसे गाँव में होती है उसी तरीके से शहरों में भी स्थानीय सरकार होती है। उसमें 3 लेवल होते हैं, 3 प्रकार की होती है। जैसे नगर निगम होते हैं, ये बड़े शहरों में होता है। जैसे अपने आसपास अगर हम हरियाणा की बात करें तो सिरसा में नगर निगम की स्थापना की गई है।
हिसार में की गई है, रोहतक में की गई है, अम्बाला में की गई, तो यहाँ पे नगर निगम है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, बड़े शहरों में होता है। नगर पालिकाएँ होती है जहाँ पर संख्या, जो वहाँ की जनसंख्या वो 25,000 से 1 लाख की आबादी के बीच में हो, वहाँ पर नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर पालिका या नगर परिषद। और उसके बाद नगर पंचायत होती है, जो कस्बे टाइप होते हैं, जहाँ की जनसंख्या वो 11,000 से 25,000 के बीच में होती है, वहाँ पर नगर पंचायत होती है। तो ये नगर जो प्रशासन है या स्थानीय सरकार वो इस 3 प्रकार की होती है। इनके काम जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले हम नगर निगम की बात करते हैं। नगर निगम है, ये बड़े शहरों में होती हैं, ये पहले हमने डिस्कस कर ही लिया। और इसमें पूरे शहर को वार्डों में चुना जाता है, बांटा जाता है, और उसमें से पार्षद है वो चुने जाते हैं। और पार्षद कैसे चुने जाते हैं? वोटिंग के आधार पर चुने जाते हैं। और जो पार्षद जिसके समर्थन में अधिक होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है संसद में, जो मेजोरिटी होती है जिसके पास, उसी तरीके से पार्षद है वो वहाँ पर जो पार्षदों के साथ साथ मेयर का भी चुनाव होता है। लेकिन मेयर का चुनाव है वो नगर परिषद या नगर पालिका से अलग होता है। मेयर का चुनाव है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्ट मतदान होता है, जैसे कि सरपंच का चुनाव होता है। लेकिन यही पार्षद जब हम नगर पालिका की बात करेंगे तो ये मिल करके अपने एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो मेयर कौन होता है? नगर निगम का मुखिया होता है। इसका चुनाव डायरेक्ट वे से होता है, जैसे कि सरपंच का चुनाव होता है। अब इनके कार्य क्या होते हैं ये आप सभी को पता है। जो पंचायत के कार्य होते हैं, ऐसे ही नगर निगम के कार्य होते हैं, थोड़े कार्य अधिक हो जाते हैं। जैसे स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सड़क परिवहन या इनकी सेवाओं का ध्यान में रखना, जैसे हॉस्पिटल है या बाल कल्याण केंद्र है उनकी स्थापना करना। इसके अलावा कुछ विवेकाधीन सामान्य कार्य भी होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्कों का निर्माण करना या बाग बगीचों का, गार्डन्स का निर्माण करना, या पुस्तकालय है उसकी व्यवस्था करना, सार्वजनिक आवास की व्यवस्था करना, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, या इमारत या भूमि है उनका सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, अवैध निर्माण है उनके ऊपर ध्यान रखना। इस प्रकार के कार्य हैं वो सब कुछ नगर निगम के अधीन आते हैं। या हम बात करें बाजार की सुचारू व्यवस्था करना, अतिक्रमण है उसको रोकना, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वो सब कुछ नगर निगम के अधीन में आते हैं। तो ये होता है नगर निगम, किस में होता है? बड़े शहरों में होता है। और इसके मुखिया कौन होते हैं? मेयर होते हैं। ओके। नगर पालिका होती है वो जहाँ पर जनसंख्या 25,000 से 1 लाख के बीच में होती है। यहाँ पर पूरे शहर को वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड है वहाँ से एक पार्षद चुना जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष जो हैं वो नगर पालिका का चेयरमैन होता है। सभी जो पार्षद है वो मिल करके नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नगर पालिका और नगर निगम के कार्य एक जैसे ही होते हैं। नगर पालिका हो या नगर निगम हो या ग्राम पंचायत हो, उनके कार्य एक जैसे ही हैं। और उनको समय समय पर आर्थिक सहायता, यानी कि उनके आय के अलग साधन होते हैं, वो निश्चित है। इसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अनुदान मिलता है कार्यों करवाने के लिए। ओके। तो ये था हमारा नगर में स्थानीय शासन कैसे होता है। अब हम स्थानीय सरकार के लाभ की बात करेंगे, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये कि जनता अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकती है, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ होती हैं, आय के साधन होते हैं, तो खुद अपनी समस्याओं को हल कर सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनकी समस्याओं का निपटारा वहीं पर हो जाता बिना किसी परेशानी के। दूसरा ये कि कार्यों के बंटवारे से केंद्र और राज्य सरकार पर बोझ कम होता है, यानी कार्य का बंटवारा हो जाता है, सत्ता का, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। यहाँ पर राजनीतिक चेतना का विकास होता है। जो गाँव में सरपंच चुने जाते हैं या फिर जो पार्षद चुने जाते हैं, उन्हें भविष्य के नेता बनने की ट्रेनिंग मिलती है, भागीदारी होती है राजनीति में। तो लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास भी होता है कि कार्य कैसे किया जाता है, किस प्रकार से अनुदान प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ भी एक तरीके से उन लोगों को उस प्रोसेस में भाग लेने का मौका मिलता है। इससे जन कल्याणकारी कार्य हैं उनको आसानी से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ये पता होता है कि कौन सा कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो कार्य बेहतर तरीके से यहाँ पर हो पाता है। बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं कि कब कार्य कौन सा पहले करवाना है। अगर कहीं पे पानी की व्यवस्था या जो गलियाँ हैं वो पक्की करवानी है, तो उनमें से उन्हें पता है कि पानी की व्यवस्था पहले पूरी करनी है। तो यहाँ पर निर्णय है वो क्योंकि मिलजुल के लेते हैं तो बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय जल्दी भी लिए जाते हैं, क्योंकि जो भी समस्या होती है तो पार्षद है या सरपंच है वो लोगों की पहुँच में होता है, तो निर्णय जल्दी लिए जाते हैं और सटीक भी लिए जाते हैं।
ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, गाँव के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो स्थानीय स्तर की समस्याएं होती है और उसका निपटारा भी तुरंत कर दिया जाता है। और ये जो स्थानीय सरकार है ये लोकतंत्र की मूल भावना भी है। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन है, यानी अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन में शामिल करना। और इस पंचायती राज के कारण जो हमारा तीसरा सत्र है, स्थानीय सरकार के कारण लाखों लोग हैं, उनकी सरकार में भागीदारी होती है। तो ये इसके लाभ हैं, स्थानीय सरकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा चैप्टर, दूसरा चैप्टर संघवाद। संघ क्या होता है, संघवाद क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, संघवाद कितने प्रकार का होता है, भारत कैसे एक संघीय देश है, भारत में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। और आज पढ़ा हमने इस एपिसोड में कि कैसे स्थानीय सरकार कार्य करती है। तो आसान सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा होगा, इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ऐसे ही लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।